बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आ गई हूँ आज का लेक्चर। और जान के खुशी होगी आपको कि चैप्टर जो है वो फिनिशिंग की ओर चल रहा है। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11। क्या क्या था इसमें वो सब हम पढ़ ही चुके हैं। और आज हम जो करने वाले हैं वो एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण, एंजाइम क्रिया की प्रकृति और एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र। ये कुछ टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मैम ने पहले भी पढ़ाया है। तो वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा उसको 2-3 बार दे देकर ऐसे ही टाइम पास किया जा रहा है लेकिन मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी इसमें, वही चीजें जो हमने कल डिस्कस की थी, पर कुछ 1-2 चीजें एक्स्ट्रा है जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ऐसे हेडिंग दे रखी है कि एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है। यानी हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और एंजाइम उन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यहाँ तक की बात हमने की थी, लेकिन ये रूपांतरण कैसे होता है और कैसे ये उत्प्रेरक होता है इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने देखा ही था। रासायनिक या उपापचय रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक उत्पाद में रूपांतरित होता है, उसे क्रियाधार कहते हैं। ये परिभाषा है, कल थोड़ा सा मैंने ओरली आपको बता दिया था, तो यहाँ पे आज परिभाषाएं लिख दी है कि क्रियाधार क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। तो वही अभिकारक जिसको आप कहते हैं, नॉर्मली केमिकल इक्वेशन में हम जिसको अभिकारक कहते हैं, वही यहाँ पे क्या है, क्रियाधार है। कि वह उपापचयी चीज या पदार्थ जो किसमें रूपांतरित होगा, उत्पाद में रूपांतरित होगा, क्रियाधार कहलाता है। यानी कि वही जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं कि हमने S1 + S2 लिया और कोई उत्पाद बनाया P। अब ये क्रियाधार कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलती है। अब एंजाइम की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एंजाइम अलग अलग प्रकार के होते हैं और एंजाइम में क्या होता है, कोई एक प्रकार की क्या होती है, सक्रिय सतह होती है। ये क्या है भाई, सक्रिय सतह। सक्रिय सतह किसको कहते हैं या सक्रिय स्थल किसको कहते हैं, एक्टिव साइट। क्या होती है एक्टिव साइट, जहां पे क्रियाधार यानी कि सब्सटेंस या सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा इस जगह पे। अब उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो वो उसकी डिजाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, तभी वो यहां आकर जुड़ेगा। तो वह स्थान एंजाइम पे, वह स्थल या प्लेस या जगह जहां पे क्रियाधार आकर जुड़ना है, वो उसकी क्या कहलाती है, सक्रिय सतह कहलाती है। और यह सक्रिय सतह किसी विशिष्ट क्रियाधार के लिए विशिष्ट होती है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि एंजाइम जो है वो विशिष्ट होते हैं, है ना। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का कोई एंजाइम है तो वो उसी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है आप उसकी जगह कोई दूसरा एंजाइम डाल दो तो भी वही सेम रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होगा भाई। जितने भी एंजाइम्स हैं उनका क्या है, एक पर्टिकुलर, हमने इतने एंजाइम के प्रकार देखे, उनके टाइप देखे, नोमेनक्लेचर देखा, तो सब फिक्स है, स्पेसिफिक है। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कैसे एंजाइम काम करते हैं, या हमसे पूछ लिया जाए कि एंजाइम ऐसा क्या करते हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित हो जाती है। तो जब हम किसी अभिकारक या उत्पाद की बात करते हैं या क्रियाधार और उत्पाद की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मान लो ये हमारा एक ग्राफ है जहां पर यहाँ पे एनर्जी है E, वहां पे विभव एनर्जी लिखा हुआ है, हम शॉर्ट में एनर्जी लिख रहे हैं, और इस जगह पे हम ले लेते हैं क्रियाधार की दर यानी कि रेट, जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना। सबस्ट्रेट की रेट मतलब क्या हो गया कि सबस्ट्रेट किस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ये बात करते हैं कि जो क्रियाधार है यानी कि सबस्ट्रेट है, अगर उसकी ऊर्जा इतनी है, क्रियाधार को मैं S से ले रही हूं, सबस्ट्रेट से, आपको भी S से ही लेना है, तो अगर क्रियाधार की एनर्जी ये है, ऊर्जा ये है, तो उसी समय उत्पाद की एनर्जी क्या होगी, कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि क्रियाधार जब नॉर्मली का मतलब बिना उत्पाद के, बिना एंजाइम के जब कोई क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित होता है, ये क्या है आपका
उत्पाद P। जब नॉर्मली कोई क्रियादर उत्पाद में परिवर्तित होता है तो हमेशा जनरली क्या होता है, क्रियादर की एनर्जी उत्पाद की एनर्जी से अधिक होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम रहती है। अब हमेशा कम रहती है मतलब मैक्सिमम कम रहती है। एक दो आपको हो सकता है ऐसी रिएक्शंस मिल जाए जहां पे क्या होता है, क्रियादर की एनर्जी उत्पाद से ज्यादा हो, वो एक्सेप्शन है। और एनसीईआरटी भी ऐसा ही लिख रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि क्रियादर की उत्पाद से जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उत्पाद की कम होती है। लेकिन दूसरी लाइन में वो ये भी कह रही है कि क्रियादर की ऊर्जा उत्पाद से चाहे कम हो चाहे ज्यादा, तो दोनों बातें आ गई ना कि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं कि भाई उत्पाद की जो है वो एनर्जी कम होती है, क्योंकि ये नीचे है, ये एनर्जी यहाँ पे बढ़ रही है, इधर रेट बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, ऊपर है ये। अब एक और चीज, जब कभी सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधर कोई रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ऐसे ही नहीं कन्वर्ट होता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा पुश करने की जरूरत होती है कि चल पढ़ ले, चल खा ले, चल ये कर ले, चल वो कर ले, हमेशा उन्हें मोटिवेट करना होता है। जैसे आप कहते हैं मैम हमें मोटिवेट करो, है ना, तो ये क्रियाधर भी क्या है, मोटिवेट करने वाला है कि मेरे को मोटिवेट करोगे ना तो ही मैं क्या करूंगा, रिएक्शन करूंगा और उत्पाद बनूंगा। तो हमेशा कोई भी सबस्ट्रेट हो, चाहे वो एक हो चाहे दो हो, हम रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा कि भाई सबस्ट्रेट एक है, अभिकारक एक है, दो हैं, चार है, जितने भी है, हम एक पे बात कर रहे हैं कि किसी भी क्रियाधर को कोई भी अभिक्रिया करने के लिए एक एक्टिवेशन की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मोटिवेशन कहते हैं। मान लो ये लाइन यहाँ पे, ये एनर्जी की लाइन है, नॉर्मल लाइन इसकी एनर्जी की। अब इस क्रियाधर को अगर हमें उत्पाद में बदलना है तो हमें इसको एक ऐसी साइट पे ले जाके एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं नहीं तेरे को पास होना ही है, नहीं नहीं तेरे को पढ़ना ही है, उसको कान भर भर के नहीं तू क्रियाधर है, तेरे को प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी क्यों दे रहे हैं हम इसको, एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए। तो क्रियाधर और उसके एक्टिवेट करने के बीच की ये जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ये जो गैप है क्रियाधर और किसके बीच में, क्रियाधर की ऊर्जा और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सक्रियण स्थल या सक्रिय स्थल। यहां पे आके एक्टिवेट हो जाता है ये। अब इसको आगे पुश करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने मोटिवेट कर दिया, इसको चढ़ा दिया आसमान पे, अभी अपने आप सब काम कर लेगा, है ना। कुछ दोस्त होते हैं कि एक बार इसको तू शुरू कर दे, ये अपने आप ही सारा काम कर लेगा, तेरे को बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। तो ये मोटिवेट कर दिया, इसके बाद ये अपना काम खुद कर लेगा। अब एंजाइम इसमें क्या हेल्प करता है, ये तो कौन सी अभिक्रिया है, ये बिना एंजाइम की है। जब नॉर्मल अभिक्रिया हो रही हो बिना एंजाइम, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में ये जो बड़ा वाला ग्राफ दे रखा है, अच्छा यहाँ पे ये संक्रमण अवस्था दे रखी है। संक्रमण अवस्था क्या है भाई, उत्पाद और क्रियाधर के बीच में ये फेज आ रही है, तो इसको हम संक्रमण अवस्था भी कह सकते हैं। इस टॉप को संक्रमण अवस्था, संक्रमण का मतलब क्या होता है, बीच की कोई ट्रांजिटिव स्टेट जिसको हम कहते हैं, है ना, बीच की कोई अवस्था। जैसे कि एंजाइम में भी बनता है, ESE बनता है ना, ESC बनता है, वो भी उसकी क्या है, संक्रमण अवस्था है। पर ये बिना एंजाइम के, ये बिना एंजाइम के सक्रियण अवस्था है। तो ये तो हो गई बिना एंजाइम की बात। जब इसको एंजाइम डाल दिया जाता है, मतलब आप तो कान भर ही रहे थे, आप तो उसको मोटिवेट कर ही रहे थे, लेकिन अब उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज चली गई है, उसे कोई ऐसा गोल मिल गया है जो आपके मोटिवेशन को भी पानी में जाने दे रहा है। यानी कि जैसे कि आपको घर वाले कह रहे थे पढ़ ले, कुछ लिख ले, कमा लेगा, जीवन यापन कर लेगा, ऐसी ऐसी कहानियां बोल रहे थे। तो आप पढ़ रहे थे कि यार पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। अचानक आपके दिन में ख्याल आया कि नहीं यार मैंने बायो लिए, मैं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, मुझे तो नीट क्लियर करनी है, या डॉक्टर नहीं दो, मुझे तो यार
प्रोफेसर बनना है, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, लेक्चरर बनूंगा, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो फिर जो पेरेंट्स सिर्फ पैसे कमाने की बातें कर रहे थे, जीवन यापन की बातें कर रहे थे, उससे भी ऊपर आपको एक गोल मिल गया है। उस गोल ने, उस उद्देश्य ने, किस उद्देश्य ने कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, उस उद्देश्य ने आपको और एक्टिवेट कर दिया। और मैं तो कहूंगी एक्टिवेट नहीं किया, पहले आपको पढ़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए रही थी, जितना एक्टिवेशन चाहिए था, लोग आपको जितना एक्टिवेशन दे रहे थे, उसके बाद आप पढ़ रहे थे। अब इस गोल ने, इस मोटिवेशन ने, अब ये मोटिवेशन हमारा यहाँ पे क्या है, वो एंजाइम, एंजाइम के आने से क्रियाधर को ऐसा फर्क पड़ा कि उसको कम ही मोटिवेशन में वो एक्टिवेट हो जाता। पहले इतनी सारी उसको बकवास बोलनी पड़ती थी लोगों को, तब जाके वो पढ़ाई करता था। अब जैसे ही उसकी जिंदगी में कौन आया, गोल आया, यानी कि एंजाइम आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने ऐसा करिश्मा किया कि वो कम ही एनर्जी पे एक्टिवेट हो जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है। पहले इतनी, मान लो 10 देनी पड़ रही थी, अब तो 3 में ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब पहले पेरेंट्स उसको 10 बार कहते थे तब वो पढ़ता था, लेकिन अब उसको नीट का ऐसा चस्का या डॉक्टर का या प्रोफेसर का ऐसा चस्का चढ़ गया है कि पापा एक बार कहते हैं बेटा पढ़ा नहीं, वो झट खुल के पढ़ने लग जाता था कि यार पढ़ना है ना। तो 10 और 1 कितना अंतर आ गया, पहले 10 बार बोलते थे तब, अब 1 बार में ही। तो यही है एक तरह का क्या है, एंजाइम। कि एंजाइम क्या करता है, आपकी या इस क्रियाधर की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है। इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया, अब ये यहीं पे एक्टिवेट हो गया, उसको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, और जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा तो जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, समय भी बचेगा, प्लस रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, स्पीड से होगी। भाई पहले यहां तक जा रहा था और फिर बना रहा था, अब यहीं से काम हो गया आधे रास्ते पे। तो यही करता है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्यों अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ऐसे जो सवाल है इन सबका आंसर यही है। ठीक है, ये भी यही बता रहा है। देखो पहले ये यहां से एक्टिवेट हो रहा था, ये सक्रियण ऊर्जा थी, अब एंजाइम लगने के बाद ये देखो यहीं पे एक्टिवेट होके प्रोडक्ट बना लिया। तो अब इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। क्या करता है एंजाइम, एंजाइम क्रियाधर की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, इसलिए वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। बाकी कहानियां हमने कल पढ़ी थी कैसे, फिर क्या करता है एंजाइम, पहले तो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, फिर क्रियाधर एंजाइम के साथ सक्रिय स्थल जो कि दरार या पुटिका के रूप में होते हैं, पुटिका का मतलब सिस्ट, कोई छेद, कोई कैविटी, कोई दरार, ठीक है, होते हैं, से जुड़ जाता है, क्रियाधर सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। यही कहानी हमने कल पढ़ी थी। अब क्या होगा, जैसे ही उसको कम एक्टिवेशन पे आ गया तो क्या होगा, हमारा जो एंजाइम है उससे क्या जुड़ जाएगा, हमारा क्रियाधर जुड़ जाएगा, ये S ये E दोनों मिल जाएंगे, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, सक्रिय स्थल। ये याद रखना, सक्रिय स्थल किसको कहते हैं, एंजाइम में सक्रिय स्थल किसको कहते हैं। इसलिए वहां पे एक नया वर्ड दे दिया है, संक्रमण अवस्था। सक्रिय स्थल से वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, भले ही वहां से मिटा दो इसको, नहीं तो आप बोलोगे 2 सक्रिय स्तर है ना, ये इसको तो क्या बोला है बुक ने, है ना, इसको काट देना। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र ES का अविकल्पीय निर्माण होता है। ES बोलो या ESC बोलो, क्योंकि पूरा नाम क्या है इसका, एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों मिल गए, क्या बन गया, ESC। ठीक है, नेक्स्ट, E एंजाइम को प्रदर्शित करता है, ये बताया आपको। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बस थोड़े से टाइम के लिए ये एंजाइम इसको एक्टिवेट कर रहा है, बन 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 करके इसको शॉक दे देगा कि चल एक्टिवेट हो जा, है ना। आजकल वो ऐड आया है ना, कौन सा, वो स्ट्रिंग का या स्प्रिंग, क्या नाम है उसका, है ना, वो जो लड़का होता है, वो बाइक खराब हो जाती है लड़की की, पता नहीं क्या है, जो भी है, वो कहता है
100 फ्लोर पे पता नहीं कहाँ जाना है, तो वो झट से वो रेड कलर का स्ट्रिंग पीता है, बड़बड़ करके लड़की को लेके चढ़ जाता है। ऐसे ये इसको एक्टिवेट कर देता है ना, स्ट्रिंग ही है शायद उसका नाम। क्रियाधर एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधर की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। बस यही वाली संक्रमण अवस्था संरचना पूछ लो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पूछ लो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों ये जुड़ने की अवस्था जुड़ी तो रहा है। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होते हैं। अब टूटना या बनना वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी रिएक्शन करवा रहे हो। रिएक्शंस के प्रकार पढ़े हैं आपने अभिक्रियाओं के। एक तो होती है कंपोजिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया है जिसमें दो चीजें जुड़ती है। अब जुड़ रहे हैं तो बीच में बॉन्ड बनेगा। एक वो होती है विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक से हटके दूसरे को जुड़ता है। एक होती है विखंडन अभिक्रियाएं जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है। अलग अलग प्रकार की होती है, तो डिपेंड करेंगे भाई एक चीज टूट रही है तो बंध टूटेंगे अंदर के, तो बंधों का जुड़ना या बंद होना बनना किस पे डिपेंड करेगा कि अब वो कौन सी अभिक्रिया है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें दे रखी है, या तो टूटेंगे या बनेंगे, ठीक है। क्रियाधर की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। बस क्या हुआ, ESC से क्या होगा प्रोडक्ट, और क्या मेन चीज एंजाइम वापस ऐसा के ऐसा हमें मिल जाएगा। ये बात नहीं भूलनी है क्योंकि हम बोल चुके हैं कल वाली आज वाली क्लास में, फिर बता रही हूं कि एंजाइम की कोई संरचना में ना तो संरचना में परिवर्तन होता है ना ही उसकी प्रकृति में परिवर्तन होता है। वही एंजाइम अब नेक्स्ट अभिक्रिया मतलब इसके बाद जो होने वाली ऐसी ही दूसरी अभिक्रिया है उसमें भाग लेने लग जाएगा। मतलब ये वैसा है ना हिंग लगी ना फिटकरी रंग होवे चोखा। तो भाई ये वापस एंजाइम मिल गया हमें, उसी से काम हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। बनने वाले सभी मध्यवर्ती संरचना अवस्था अस्थायी होते हैं। ये भाई जो भी बनता है ये अस्थायी है, अनस्टेबल है, ये कुछ टाइम के लिए ही है, अल्पकालिक है, अनस्टेबल है, ये सारे वर्ड ध्यान रखने। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये हम देख चुके हैं, परिभाषा लिख लो कि भाई क्रियाधार और इसके बीच की जो गैप था, क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच की जो ऊर्जा है, पूछ सकते हैं आपसे डेफिनेशन इसकी, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा दे। और ये एंजाइम की क्रियाविधि खुद इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक पूछ सकते हैं एंजाइम की क्रियाविधि बताओ, एंजाइम पदार्थ पे क्या प्रभाव डालता है, अभिक्रिया पे क्या प्रभाव डालता है, तो वही सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है। सवाल को किसी भी तरह से पूछा जाए, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियादर से उत्पाद के आसान रूपांतरण में सहयोग करता है। ठीक है, क्या करता है, ऊर्जा का अवरोध, जो ऊर्जा थी भाई उसको ज्यादा लेवल की ऊर्जा चाहिए थी, अब कम में ही काम हो जाता है, तो अवरोध घटाकर कर देता है। ठीक है, विकरो, विकरो का मतलब क्या है भाई, एंजाइम को ही विकर कहते हैं, कि क्रियाविधि को ताला चाबी परिकल्पना, कल मैंने बात की थी इसकी कि हम इसको पढ़ेंगे। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट किस थ्योरी के अंतर्गत मिलते हैं, तो ये एक साइंटिस्ट थे फिशर, वैसे आपकी बुक में तो इसे दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं चीजें बोलती हूँ ना कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कंपटीशन प्लस अभी कुछ बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जाम दिए तो मुझे पेपर भेजते हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते और मैं क्लास में बताती हूँ कि ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको जानना है। वो बहुत सारे क्वेश्चन उसके पेपर में मुझे दिखे तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि चलो मैं जो एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, जो डिटेल पढ़ा रही हूँ, यूपी का पेपर था वो, तो कुछ काम आ रहा है। और दूसरा स्पेशल चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं उनको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, उनको ये मत समझो कि वो नीट के हैं या एम्स के हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस मैं क्लास में भी करवा चुकी हूँ, यहाँ यूट्यूब पे भी, और वहाँ पे भी मैंने कितनी बार कहा है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लोकल स्कूल में भी आते हैं और नीट में भी आ चुके हैं और दूसरे कॉम्पिटिशन, तो उसको ऐसे नहीं कि वो तो नीट के लेवल के हमें नहीं पढ़ने, है ना, सबको सब पढ़ना है, सब इम्पोर्टेंट है। तो फिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था ताला चाबी परिकल्पना। पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किस परिकल्पना या हाइपोथेसिस या एंजाइम जो है वो क्रियादर से कैसे संबंध बनाता है या कैसे बंधन बनाता है, तो ताला या चाबी की तरह।
कल समझाया था मैंने आपको कि जिस तरह एक ताले में एक ही चाबी लगती है, उसी तरह एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से ही क्या होता है, अटैच होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं, विशिष्ट क्रियाधर होते हैं, किसी विशिष्ट क्रियाधर पर ही अटैच होते हैं। भाई जैसी डिजाइन है, मान लो ऐसी डिजाइन है, तो सामने वाला सब्सटेंस भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके अंदर फिट हो जाने वाला। अब कहीं कल की तरह वही बच्चे बोलेंगे मैम एक मास्टर की भी आती है, तो फालतू बातें को और ध्यान मत दो, यहाँ पे जो बात बताई गई है उसको ध्यान दो, ज़्यादा सीआईडी गिरी मत करो, क्राइम ब्रांच गोगो मत बनो, ठीक है। ताला चाबी सिद्धांत पे, क्रियाधर के एंजाइम से बंधने से सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। ये बच्चों को कई बार याद नहीं होता, वो सोचेंगे यार कम क्यों करेगा ऊर्जा, ज़्यादा। देखो केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रूल है जो मुझे लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। जो पदार्थ या जो उत्पाद, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया, कोई भी परमाणु को जितना स्टेबल होना है, जितना स्थायी होना है, जितना उसको स्टेबिलिटी बनाए रखनी है कि उसका जीवन बचा रहे, अगर किसी को स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, किसी भी परमाणु को, किसी भी अणु को, किसी भी उत्पाद को, तो उसे अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी। और ये रूल तो मुझे लगता है आप 10th में ही समझ गए होंगे। वो सीरीज पढ़ी है आपने, सक्रिय धातुओं की सीरीज। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होता है, पोटेशियम और सोडियम। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जिनकी ऊर्जा ज्यादा वो उतने ही अनस्टेबल रहेंगे, गोते खाते रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उनमें। और जितनी ऊर्जा कम उतने ही स्टेबल या स्थायी हो जाएंगे। और देख लो गोल्ड नीचे की तरफ जो आते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है, सक्रियण ऊर्जा बोलो, क्रियाशीलता ऊर्जा बोलो, जो भी बोलो, ऊर्जा कम, कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल। इसलिए बोलते हैं ये ज्यादा फड़फड़ीने वाले जो होते हैं ना लोग, वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा, डगमगाते रहते हैं, वो एनर्जी है। परमाणुओं को जितनी ऊर्जा मिलेगी ना वो उतना वाइब्रेट होगा। पोटेशियम और सोडियम देखो कितने रिएक्टिव है, पानी में रखना पड़ता है, केरोसिन में रखना पड़ता है उनको, वरना जला दे, वो आग लगा दे, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जितनी ऊर्जा ज्यादा उतना कंपाउंड अनस्टेबल। ये रूल है केमिस्ट्री का, जो शायद मुझे लगता है आपको अब तक तो समझ आ गया होगा, भले ही 10th में समझ में आया हो नहीं। वास्तव में सक्रियण ऊर्जा में कमी लाकर ही एंजाइम क्रिया दर को बढ़ाते हैं। इसके अनुसार ताला क्रिया दर तथा चाबी विकर की भांति काम करती है। दोनों में उल्टा भी कर सकते हैं। देखो अब किसी बुक में क्या लिखा है कि जो ताला होता है वो एंजाइम होती है और चाबी जो होती है वो क्रिया दर। मैंने तो अभी तक यही पढ़ा था। अब कई बुक्स में ऐसे उल्टा भी लिखा हुआ है। भाई देखा जाए तो एंजाइम बड़ा होता है, क्रिया दर हम बोलते हैं छोटा होता है, तो चाबी को छोटा बनाना ज्यादा सही है। लेकिन कुछ बुक्स में उल्टा भी लिखा हुआ है, तो वो आप देख लेना। एनसीईआरटी में तो खैर क्या ही कहूँ मैं, लिखा हुआ ही नहीं है, ये वाला सिद्धांत ही नहीं है। इस पे क्वेश्चन आते हैं नीट पे। चलो नेक्स्ट बात का, और इसी सिद्धांत पे हम समझाएंगे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। अब यही नहीं पता है तो फिर नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट है एंजाइम क्रिया की प्रकृति, कि एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है। भाई प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधर बंधन स्थल मिलता है। ये बात वही एक ही चीज है जो बार बार अलग अलग टॉपिक में एनसीईआरटी ने बताई है कि उस पे क्या होती है, एक सक्रियण साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है, सक्रिय स्थल होता है, जहां पे जाके क्या जुड़ेगा, आपका क्रियाधर जुड़ेगा और एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं मैम आपने ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं, गोला लगा के, मैम आपने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं। अरे उसमें पढ़ो तो सही है क्या, सिंपल सी लैंग्वेज है, ये लिखा हुआ है उसमें जो हम पढ़ चुके हैं। यह सम्मिश्र अल्पावधि का, वो कहते हैं ना कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इशारे को समझदार काफी है। यह सम्मिश्र अल्पावधि होते हैं। देखो ये लाइन कितनी बार आ गई। जो उत्पाद एवं अपरिवर्तित एंजाइम में विघटित हो जाता है, इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण करता है। वही कहानियां है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो लिख लो, एंजाइम क्रियाधर से जुड़ा, एंजाइम क्रियाधर जटिल या सम्मिश्र बोल दो भाई, सम्मिश्र बोलो, जटिल बोलो, जैसी जिसकी श्रद्धा। ESC बनेगा एंजाइम उत्पाद जटिल, और फिर क्या बन जाएगा,
एंजाइम और उत्पाद। किसी बुक्स में ये एक और चीज दे रखी है कि एक ईपीसी भी बनता है, लेकिन एनसीईआरटी इस बात को नहीं कह रही, पर वही कुछ बच्चे रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, फिर वो कहेंगे मैम ये क्या चीज़ होती है। एनसीईआरटी में तो बस ये 3 ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट कुछ वही एंजाइम से जुड़ी हुई चीज़ें बची हुई है, उसको करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार।